आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम जीके के सेट नंबर 17 और अभी तक मैंने 1 से 16 क्लास करवाए हैं। मैंने बोला है आपको 55 से 60 क्लास तक करवाऊंगा। और एक बात, ऐसा नहीं कि आप एनटीपीसी की एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आता है, कि जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इसके बहुत ईमानदारी से आप सभी पढ़कर जाना। क्यों भैया, जरूरी है कि ये क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे। मैंने आपको काफी बार बताया है, जब आप एक एक क्वेश्चन को गूगल में डालिएगा ना, तो आपको खुद से एक चीज नजर आएगा, भैया हर एक प्रश्न पिछले 5 साल में कम से कम भैया 7 से 8 बार बना है। और ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं भैया इसमें जो 12 से 13 बार भी बना है एक क्वेश्चन पिछले 5 साल में अलग अलग एग्जाम में। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर ना, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कम से कम ये सारे सवाल के आंसर आपके पास होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, और इसी को नाम दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 1 से 16 क्लास का पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो सक्सेस की 98 वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, मैं वहां पर 1 से 16 क्लास का पीडीएफ ना अपडेट कर दिया हूं। तो जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में आपको मिलता है मेरा पीडीएफ, ठीक है। और एक बात देखो, कंप्यूटर का भी मैंने नोट्स आपको दे दिया है, उसके बाद संपूर्ण पॉलिटी का भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर हो और आपके पास मेरा कोई भी कोर्स हो, क्योंकि बाबू सबके लिए एक ही टॉपिक है, जैसे जीके कोर्स होगा या फिर आपके पास एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार सीजीएल, कोई भी कोर्स हो, उस कोर्स में आपको ये अपडेट मिल गया होगा। डाउनलोड करवाकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार एग्जाम में बना। याद रखना, मैंने भी आपको ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 4 से 5 बार मैंने जीके में आपको करवाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत पॉपुलर नाम के ए नजीब बनाम भारत संघ मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित। अब मैंने आपको बताया था केरल का एक बहुत पॉपुलर केस, कहां, किस राज्य का, केरल का। केरल का एक बहुत पॉपुलर केस जो घटना 2010 में हुई थी। नेवान कॉलेज के नेवान कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे, जिनका नाम था टीजे जोसेफ। क्या नाम था, टीजे जोसेफ, ठीक है। ये बीकॉम के पेपर का बीकॉम का पेपर सेट किए थे। किस एग्जाम के लिए, बीकॉम के पेपर का। उस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ प्रश्न वैसे थे जो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या जो इस धर्म से जुड़े हुए थे और जो प्रश्न उन्होंने पेपर में डाला था जिससे उनके धर्म को ठेस पहुंच रहा था, वो कुछ लोग इनके ऊपर नजर बैठाए थे कि इनको मारना है, ठीक है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन जब ये बाजार गए इनका हाथ काट दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। जब काटा गया तो आपको पता होगा हमारे भारत में एक एक्ट है, वो एक्ट का नाम है यूएपीए एक्ट, अधिनियम 1967। इस एक्ट के तहत अगर आप आ जाते हो किसी भी क्राइम के अंतर्गत, तो बहुत मुश्किल से आपको जमानत मिलता है, ना के बराबर, आपका बेल ही नहीं होगा। अगर आप कोई क्राइम करते हो और इसके अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं तो आपको बेल ही नहीं होगा। तो हुआ क्या, जो लोग हाथ काटे थे वो इसी एक्ट के अंदर पकड़े गए। तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन के ए नजीब पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन बाद में ये पकड़ा गया और इसके ऊपर 4 से 5 साल जो हुए वो ट्रायल चलाया गया, इनको कस्टडी में रखा गया। अब देखो, आप कितना बड़ा भी अपराध किए हो, आपका भी एक वकील होता है। देखो ना, कसाब आतंकवादी, उसके लिए भी लोग लड़े भारत में, संविधान के अलग अलग अनुच्छेद का पावर देकर कि लोगों को जीने की आजादी है, फांसी नहीं दे सकते। संविधान में सब कुछ सही है नहीं बोल सकते, कुछ चीज तो बाबू भाई भगवान में भी थोड़ा बहुत कमी है, तो कोई कैसे परफेक्ट हो सकता है। तो आतंकवादी को बचाने के लिए भी लोग भारत में लड़ रहे थे कि हमको बचाना है। तो हुआ क्या, जो इसके वकील थे जो इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, इनको पुलिस रखी थी 4-5 साल इस एक्ट के अंतर्गत वो वकील जो है इनका आर्टिकल नंबर 21 का प्रयोग कर इनको बेल दिलवाया। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है कि हमारे देश में जो भी नागरिक है उनको जीने का आजादी है, ठीक है। अब एक बात आता है
ये क्वेश्चन तो आप मोटा मोटी समझ गए। एक क्वेश्चन ना जो एग्जाम में पूछता है, जो काफी लोग ना तुक्का मार कर आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आर्टिकल जो 21 है ना, इसमें एक बात बोला गया है और आर्टिकल 19 में एक बात बोला गया है। इसी में ना काफी लोग फंस जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, सब बात कहां बोला गया है, सब बताए हैं। जितने भी 6 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19 में, ये समझाया हूं मैं आपको 1 से 16 क्लास के अंतर्गत। और उसी 116 से क्लास के अंतर्गत मैंने आपको एक बात बताया था कि आप भारत के किसी भी राज्य में घूमने जा सकते हैं। आपको यह आजादी देता है भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 19। लेकिन जब भारत के बाहर आप घूमने जाओगे ना, भारत के जब बाहर घूमने जाएंगे, विदेश घूमने जा रहे हैं, तो ये पावर, ये आजादी आपको किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो ये बात बोला गया आर्टिकल नंबर 21 में। ये दो बात को जो डिफरेंस है ना, याद रखना। हम देश में घूम सकते हैं, इसकी आजादी आर्टिकल नंबर 19 में बोला गया है। हम विदेश में घूम सकते हैं, इस बात की आजादी आर्टिकल नंबर 21 में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है ना, 2019 में ना एक ग्रह का खोज किया गया। 2019 में बोल रहा हूं, 2006 में ना मार्स और जुपिटर के बीच में एक ग्रह का खोज किया गया। उस ग्रह का नाम था VP32। अब इस ग्रह का नाम ना, पता है, एक संगीतकार के नाम पर रख दिया गया बाद में। ग्रह का नाम क्या था बाबू? VP32, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक ग्रह था जिसका खोज किया गया था 2006 में, 4 जुलाई 2006 को। लेकिन बाद में इस ग्रह का नाम ना एक संगीतकार के नाम पर रख दिया गया। और यहां पर बगल में लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 19 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार में से उनके नाम पर रखा गया? तो उनका नाम था पंडित रविशंकर। ठीक है, अब इस बात को याद रखना। अब बहुत लोग, पता है, तुक्का यही मारते हैं एग्जाम में जाओगे ना, यही तुक्का मार देंगे, एग्जामिनर गलती हो जाएगा। अब यहां पर लोग तुक्का ही मारेंगे, बोलेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये वो, बाबू गलती हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो एकदम शिद्दत के साथ। ठीक है, आंसर क्या होगा? पंडित जसराज। अब इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है ना, सारा खेल वहीं से जुड़ा हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1930 को। आप डेट को याद रखना अच्छे से, यहीं पर सारा खेल है। तो जो इस प्लेनेट का नाम रखा गया ना, बाद में चेंज कर वो नाम क्या बना? तो इनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। कैसे दोस्त? अब यहीं पर आपको समझना है। 30/01/28 है ना, 28 ये नाम रखा गया, यानी 28 जनवरी 1930 उल्टा रखा गया। ये मत, अगर ऑप्शन में आपको मिले ना 28 जनवरी 30, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा चला गया। देखो 30 जनवरी 28, देख रहे हैं, ये हमारा सही क्रम है। इस प्लेनेट का नाम यही रखा गया है। अब एक बात याद रखना, जो पंडित जसराज थे ना, वो किस घराना से जुड़े हुए थे? तो ये भी बात याद रखना है, जो घराना था इनका ना, वो घराना था बाबू आपका मेवाती घराना। क्या? मेवाती घराना। मेवाती घराना से ये जुड़े हुए थे। पहला पॉइंट आप सभी एक पॉइंट और याद रखना। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, क्योंकि ये इतना बड़ा नाम है ना कि क्वेश्चन बाबू भर भर कर बनता है। सबसे पहला बात, इनको अवार्ड्स तो बहुत मिला है, लेकिन 4 जो पुरस्कार है ना, वो याद रखना। पहला तो पद्म विभूषण, दूसरा है बाबू आपका पद्म भूषण, तीसरा है आपका पद्मश्री, और चौथा है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। देखो, जो इनको पद्म विभूषण मिला ना, ये सन 2000 में मिला। जो पद्म भूषण मिला ना, ये 1990 में मिला। और जो पद्मश्री इनको मिला वो 1975 में मिला। और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो दिया गया ना, इनको 1987 में दिया गया। आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन मैंने एक करवाया है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया है ना, ये हर चीज आपके एग्जाम में पूछा है, एक एक क्वेश्चन बनाकर। आप जो सोच लो कितने क्वेश्चन बने होंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शुरुआती वैदिक काल में धनी व्यक्तियों को हम लोग क्या बोलते थे वैदिक काल में?
ऑप्शन है आपका गवेषणा। देखो इसका ना वैदिक काल में जिक्र नहीं मिलता है। जो आपका धरित्री है ना, ये देखो इस बार ना 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि वैदिक काल में धरित्री किसको बोलते थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 में, 22 में, 23 में, 24 में करवाया, फिर 25 में करवा रहा हूं। देखो वैदिक काल में ना जो बेटी है, जो डॉटर है ना, उनको बोलते थे ये। गोमत जो है ना वो धनी व्यक्ति को बोलते थे। किसको? धनी व्यक्ति को, जो अमीर लोग होते थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। रवि किसको बोलते थे? तो आपको परिभाषी सब तो पता होगा ना, सूरज। किसको? सन को बोलते थे हम लोग रवि वैदिक काल में। तो आंसर क्या? गोमत, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 1973 में भारत में, डेट याद रखना, भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया? अब अच्छे से एक एक चीज समझना आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि चारों का चारों अधिनियम ना बाबू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट? अब एक बात समझना, पहले बात आप एक बात याद रखना, SARFESI ये एक्ट कब आया? ये 2002 में आया था। अब यहां बात करूं FEMA यानी फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया था? ये 2003 में आया था। ठीक है, 3 में बोल रहा हूं, 1999 में आया था फेमा। कब आया था? 1999 में आया था। फेमा बोल रहा है ना? अच्छा, फेमा फाइनेंशियल एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था बाबू आपका 1973 में। ठीक है, और FRBM कब आया था दोस्त? तो ये आया था आप सभी का 2003 में। अब देखो एक एक बात को मैं समझाता हूं। जो SARFESI एक्ट 2002 में आया था ना, ये क्या बोलता है? देखो बैंक में ना, बैंक में जितने भी NPA हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी अगर आप लोन लेते हो तो कुछ गिरवी रखकर लोन लेते हैं, बाद में आप लोन नहीं चुका पाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया, आप लोन नहीं चुका पाए, तो जो भी सामान आप गिरवी रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये एक्ट लाया गया था ताकि ना लोन जो है वो रिकवर किया जा सके। वो एक्ट कब आया? 2002 में। अब देखना इसके लिए कौन सा एक्ट आया था? तो इसके लिए एक्ट आया था फेरा एक्ट, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, और इसी को ना इसी की जगह पर रिप्लेस किसको किया गया? बाद में इसी का नाम चेंज कर फेमा कर दिया गया। बात याद रखना, फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में, तो इसी को चेंज कर ये कहा गया। अब FRBM क्या है बाबू? जो 2003 में आया। देखो सरकारी संस्था में या सरकार में जो फालतू खर्च हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए FRBM एक्ट आया 2003 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, PDF में हर चीज मेंशन किए हैं, आपको नोट्स भी नहीं बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने किसके नाम के बाद विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक उपनगरीय टाउनशिप की स्थापना की थी? तो किसके नाम पर? इन्होंने ना अपनी मां के नाम पर रख किया था। किसके नाम पर इस जो नगर का स्थापना किया था ना, कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में अपनी मां के नाम पर किया था। ठीक है, इस बात को, इनकी मां का नाम था बाबू नगाला। क्या नाम था? नगाला देवी, इनकी मां का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं किसी से गलती नहीं होगा। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया था? बाबू ड्राफ्टिंग कमेटी ने ना जो पहला ड्राफ्ट जारी किया था, वो कब जारी किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह पेश किया गया था 1948 फरवरी में। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया इस मसौदा को तैयार करने में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च एक, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीज हुआ, फल हुआ, कंद हुआ, जड़ों और पौधे के तानों में पाया जाता है, खास कर मकई, आलू, गेहूं और चावल में? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अमाइलम। क्या बोलते हैं? अमाइलम, ऑप्शन नंबर हमारा 2।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन बोला 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में, यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? मतलब पूर्वोत्तर के राज्य को ना विकास के रास्ते पर लेकर जाना है, इसके लिए केंद्र सरकार का एक योजना आया था 2022-23 में, और यह बोला गया जो भी पैसा खर्चा होगा ना, 100% जो फंडिंग है ना, जो 100% इसको फंडिंग करेगा वो करेगा सेंट्रल, केंद्र करेगा, ये इस योजना में बोला गया। ठीक है, एक बात याद रखना, इसके लिए योजना क्या आया था बाबू? इसके लिए आया था आपका प्रधानमंत्री डिवाइन योजना, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, एक देखो बाबू, नॉर्थ पूर्वोत्तर से ना एक और योजना है, ये वाला प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट रूरल, ये ग्रामीण के लिए, ग्रामीण जो गांव वगैरह है ना नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में, उसके विकास के लिए योजना आया था। लेकिन पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए योजना क्या आया था? आपका पीएम डिवाइन। इस बात को याद रखना है दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर। काफी बार आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? छत्तीसगढ़ के बेलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, जो ये श्रेणी है बाबू आप सभी का, जो ये रेंज है जो फैला हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा ना आयरन ओर की माइनिंग होती है, यानी लोहे का। ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन में ना कुछ अलग नहीं पूछता है। इस क्वेश्चन में देखो नृत्य तो बहुत है, मैंने भी आपको डांस कर दिया है। एक कुम्मी जो लोक नृत्य है ना, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जिसको महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है बाबू, और ये तमिलनाडु में। कहां पर? ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन बोला है, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? कौन सा है आपका? सोडियम बेनोजेट। क्या है? कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, सोडियम बेनोजेट का कोई फॉर्मूला बता पाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी? अच्छा, बता देते हैं। हालांकि मुझे लगा ना लाइव क्लास दे रहे हैं, क्लास तो रिकॉर्ड कर रखे दे रहे हैं, तो 3:30 बजे नेट नहीं था ना, आपको इन्फॉर्म कर दिया था, सॉरी, मुझे लगा ये लाइव क्लास चल रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका? C7H5NaO2, ये आप याद रखना है। इसका फॉर्मूला है आपका सोडियम बेनोजेट का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? पढ़ो कुछ भी, सवाल समझो ठीक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा भारत जो है, यूनियन जो है, उसका एक सदन हो, पार्लियामेंट होगा, उसका बाबू पार्लियामेंट होगा, सदन होगा। ये बात भारत के संविधान किसमें है बाबू? जो संघ है उसका एक संसद होगा, और जो संसद बना होगा ना 3 चीज से बना होगा। वो 3 चीज कौन कौन सा है? तो पहला तो राष्ट्रपति से बना होगा, फिर लोकसभा से बना होगा, और तीसरा राज्यसभा से बना होगा। देखो मैंने क्या बताया, जो हमारा संघ है, भारत है, उसका एक संसद होगा जो 3 चीज से मिलकर बना होगा, एक तो राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से। ठीक है, यह बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया? आर्टिकल नंबर 79 में बोला गया है। तो आर्टिकल नंबर 80, 81, 83 क्या है भैया? फिर बताते हैं। जो हमारे लोकसभा का जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, लोकसभा बनाना है, इसका जिक्र ना भारत के संविधान 81 में किया गया अनुच्छेद में। यहां पर लिख देते हैं लोकसभा। राज्यसभा का भैया, राज्यसभा का जो जिक्र है बाबू वो कहां किया गया है? आर्टिकल नंबर 80 में किया गया। 83 क्या है भैया? 83 ये बोला है ना, देखो जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा होता है ना, ये बात बोला गया 83 में, उनकी राज्यसभा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो राज्यसभा में जितने भी एमपी बैठते हैं, जो मंत्री वगैरह बैठते हैं, उनके कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 साल का। लेकिन जो लोकसभा में बैठते हैं ना, सांसद लोग, वो 5 साल कार्यकाल होता है। तो पहला डिफरेंस तो आप ये याद रखना। तो राज्यसभा को ना
भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को, देखो ध्यान से सुनना, 83 में क्या बोला है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को, जो लोकसभा है ना बाबू, उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अवधि तो 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह बात बोला गया आर्टिकल 83 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कहां बोला गया? आर्टिकल नंबर 79 में बोला गया है, इस बात का जिक्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? ये बहुत पॉपुलर किताब है। इस किताब को कौन लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर का गेम, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2031 का जो वर्ल्ड कप है ना, वो इंडिया और बांग्लादेश में होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योग को सूचीबद्ध किया गया है? आपको बताना है। देखो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना बाबू 1956, इसके अंतर्गत ना इंडस्ट्री के लिए बाबू उद्योग को बढ़ाना है, इसके लिए 3 भाग बांटा गया। पहले में ये बोला गया ना, शेड्यूल ए में जो सबसे पहला फोकस होगा, उसमें 17 इंडस्ट्री का विकास किया जाएगा, बनाया जाएगा। और शेड्यूल बी में, यहां पर ए लिख दे रहा हूं, यहां पर बी और यहां पर 12। सी में बोला गया जो बचे खुचे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो शेड्यूल ए में कितना बोला गया है? एक ही बात किया है, तो ए में कितना है आपका? 17। महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी याद रखना है। हालांकि ना जो मैंने आपको 5 ईयर प्लान दिया है, पंचवर्षीय योजना, उसमें सब कुछ मिलेगा। तो स्टैटिक जीके में जाकर ना 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाएं। कोई जरूरत नहीं है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, दुनिया भर की किताब पढ़ना है। जो मैंने दिया है ना, सिर्फ उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, अपने एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर बोला है अल्लार रिपू भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किस नृत्य शैली का एक हिस्सा है? तो जो अल्लार रिपू है ना बाबू, वो भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, कथकली केरला, कथक यूपी, उड़ीसा, उड़ीसा और भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जा सकती है? यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो आप ये सुनो कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी यहां पर डीपी ऑफ एसपी की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा? डीपीएसपी का जो जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में जिक्र है बाबू? तो भैया ये 36 अनुच्छेद से 51 के अंतर्गत आता है। भाग की बात करें, पार्ट किसमें है बाबू? तो ये पार्ट भैया 4 में आता है। ये किस देश से लिया गया है? तो आपको इतना पता होगा, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, IRELAND, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इतना तो पता है, इतना मैंने बताया इस सिद्धांत के बारे में। आपकी राज्य के जो पार्लियामेंट है, आपके लिए बाबू कानून बनाएगी, आपकी भलाई के लिए कानून बनाएगी। ये बात किसमें बोला गया है? तो ये बात बोला गया राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में, कि राज्य में जो पार्लियामेंट है जो कानून बनाएगी, वहां के लोगों को भलाई के लिए कानून बनाया जाएगा। अगर बाबू राज्य चाहे ना तो कानून नहीं भी बना सकता है। ठीक है, यह भी बात बोला गया। अगर नहीं बनाती है तो फिर क्या होगा? फिर चुनाव आएगा ना, तो वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोला आप समझना। अब जो बाबू आप सभी का राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, इसका जो जिक्र है वो किस चीज में किया गया है? पूना एक्ट में किया गया है, या गांधी इरविन पैक्ट में किया गया है, या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया गया, कराची रेजोल्यूशन किसमें किया गया है? तो आपको बता दूं, पूना एक्ट पता है ना, BR अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। बहुत बड़ा मामला है दलितों को लेकर। ठीक है, जेल में अनशन पर बैठ गए थे गांधी जी, दौड़े दौड़े अंबेडकर जी पहुंचे मनाने इनको कि हार मास का व्यक्ति है, कुछ हो गया तो पूरा दोष मेरे ऊपर। आपको कराऊंगा, गांधी इरविन पैक्ट भी काट दो। आंसर क्या होगा? कराची रिजोल्यूशन 1931। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन था ना, जो कराची में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पहला बात तो याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी रिजोल्यूशन में ना बाबू दो रिजोल्यूशन पास किया गया, दो प्रस्ताव। एक तो फंडामेंटल राइट्स पास किया गया, ठीक है, और एक पास किया गया सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। ये दो प्रस्ताव जो है कराची रिजोल्यूशन में पास किया गया था। पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, यानी समाज में कुछ बुरा नहीं होना है, सबकी रक्षा करना है, ठीक है, आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आपको पता होगा जो राजनीति के निदर्श सिद्धांत है, आर्टिकल नंबर 38 हुआ, 39 हुआ, 41 हुआ, 42 हुआ, इसमें क्या बोलता है? महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उसको रक्षा करना है, उनको पढ़ाना है, बोलता है ना। तो किसका पार्ट है ये? सोशल इकोनॉमिक जस्टिस किसका पार्ट है? तो ये बाबू पार्ट है आपका डीपीएसपी का। तो कहां पर मिलता है इसका जिक्र, कहां मिलता है इसका साक्ष्य? तो इसका साक्ष्य मिलता है बाबू कराची रिजोल्यूशन में जो 1921 में हुआ था। और इसको ड्राफ्ट कौन किया था? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बताना भूल गया, याद आ गया। इसको ड्राफ्ट कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टीला, सीती और बेरी ये किस नदी की सहायक नदियां है? आपको बताना है। घाघरा, साबरमती, तमसा और माही। तो बाबू ये घाघरा नदी जो है ना, इसकी ये सहायक नदी है। घाघरा नदी, अच्छा घाघरा नदी सहायक, घाघरा नदी बाबू ये सहायक नदी किसका है? बोलने में लड़खड़ा रहे हैं। जो घाघरा नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात याद रखना। और इसकी सहायक नदी बाबू ये है। बाद में ना घाघरा जो है बाबू वो मानसरोवर ऊपर से निकलती है गंगा से, उसके बाद ये छपरा में जाकर, बिहार के छपरा में जाकर ना गंगा से फिर से मिल जाती है, ठीक है, फिर से मिल जाती है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विश्व धर्म संसद में विवेकानंद के द्वारा कहां पर भाग लिया गया था, भाषण दिया गया था? बहुत पॉपुलर, हमारे अमेरिका भाइयों बहनों, बहुत पॉपुलर वर्ड है ये वाला। क्वेश्चन पूछता है हमारे अमेरिका के भाइयों बहनों, इसको बोलते हुए किसने प्रस्तुत किया था? कौन किया था बाबू आपका? तो आपका विवेकानंद। कहां पर? तो याद रखने, सब क्वेश्चन बाबू भूल नहीं सकते आप सभी लोग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम का जान है। अच्छा, डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आज तो लाइव क्लास नहीं चल रहा है, हालांकि पीडीएफ में दे ही दूंगा ना, आपको डेट भी बता दे रहा हूं। ये ना 1893 में ये घटना घटी थी। आपको अब बताना है ऑप्शन क्या होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट्स करना है। आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को मान लो आपका होमवर्क है आज का। बाकी ये क्लास का जो टाइमिंग है ना वो 3:30 बजे ही आपको डेली मिलेगा, जैसे मिलता है। आज नेट की वजह से क्लास नहीं दे पाए थे। बाकी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितना भी कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। बाकी एक लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो, वरना जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है।